Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का जो एमसीक्यू है उसको शुरू करने से पहले शुरू करते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लें। क्वेश्चन है, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। शहरों की विशेषता को हमें बताना है। पिछले एमसीक्यू जो लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि शहरों की विशेषता के लिए मुख्य 3 आधार बताए गए थे। उसी के आधार पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए है, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऑप्शन बी, शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में लगे हुए हैं। ऑप्शन सी, शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं। ऑप्शन डी, बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। तो शहरों की विशेषता क्या है? कृषि से 75% जनसंख्या क्या है? कृषि से अतिरिक्त अन्य व्यापार या व्यवसायों में लगी होती है। तो हमारा 11 का सही आंसर हो जाता है यहाँ ए। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, छिटपुट ग्रामीण बस्तियां आमतौर पर पाई जाती हैं। ए, आंध्र प्रदेश में, बी, कर्नाटक में, सी, केरल में, डी, तमिलनाडु में। तो अगर हम देखें तो छिटपुट ग्रामीण बस्तियां हर जगह मिलती हैं, लेकिन यहाँ आंसर केरल बना है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एडवर्ड्स ने बिना ग्राम में केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय का उल्लेख किया है इस रूप में। ए, लाइन गांव, बी, ओपन कंट्री समुदाय, सी, डाउन कंट्री समुदाय, डी, क्लोज्ड समुदाय। तो क्या है? बिना ग्राम केंद्र वाले एक ग्रामीण समुदाय, मतलब जिसका कोई केंद्र न हो, बिना ग्राम केंद्र वाले। तो ये क्या होगा? ओपन होगा। जो कोई एक सेंट्रल नहीं है तो वो क्या होगा? ओपन होगा, क्लोज्ड नहीं होगा। 2 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? पहला, बृहदाकार, दूसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं की अधिकता, तीसरा, अज्ञानता, चौथा, संपत्ति का संकेंद्रण, पांचवा, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की अधिकता। तो नगर की मुख्य विशेषताएं मुख्य रूप से 3 थी। क्या थी? कि क्या होता है? जनघनत्व अधिक होता है, और जहाँ 5000 से अधिक जनसंख्या हो, जहाँ 75% से कृषि के इतर लोग अन्य व्यवसायों में लगे हुए हों। तो इस आधार पे हम कस्बा या गांव के अतिरिक्त हम उसे नगर के रूप में देखते थे। तो यहाँ हमारा बृहद आकार, ये तो आता ही है। शहर क्या है? बृहद आकार में आता है। स्वयंसेवी संस्थाएं भी वहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अज्ञानता वहाँ ज़्यादा होती है। अज्ञानता शिक्षा को लेके नहीं है। अज्ञानता मतलब लोग एक दूसरे से बहुत अपरिचित होते हैं। हेट्रोजेनिटी होती है, विषमता होती है, इस कारण लोग एक दूसरे से अज्ञान होते हैं। संपत्ति का संकेंद्रण यह नहीं होता है। और प्राथमिक व्यवसाय क्या है? कृषि है। उसके अतिरिक्त जो भी व्यवसाय होते हैं वो द्वितीय के तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, जो कि शहरों में देखने को मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। ए, विजातीय रूपांतरण, बी, प्रजनक रूपांतरण, सी, परजीवी रूपांतरण, डी, नियत विकासीय रूपांतरण। तो नगरीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था की होगी तो उसमें क्या होगा? विजातीय रूपांतरण होगा। मतलब कि जैसे कोई गांव होता है, कोई समुदाय होता है, तो विशेष एक जैसे एक तरह के लोग होते हैं, एक कास्ट के लोग देखने को मिलते हैं, एक व्यवसाय के देखने को लोग मिलते हैं। लेकिन जब नगर में आते हैं तो नगरीकरण में क्या होता है? हर तरह के विभिन्न तरह के लोगों को देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए, विजातीय रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है उससे बनने वाले नगरीय क्षेत्र को कहा जाता है। ए, मेट्रोपोलिस, बी, मेगापोलिस, सी, कन्वर्जेशन, डी, सबर्बिया। तो फैलते हुए उद्योगों एवं भवनों के कारण नगरों का जो प्रसरण होता है, मतलब नगर यहाँ है, अब धीरे धीरे यहाँ आसपास भी उद्योग बनने लगे, भवन बनने लगे, तो ये क्या है? नगर का विस्तार होता जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कन्वर्जेशन कहते हैं। 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। कन्वर्जेशन
की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? पैट्रिक गिट्स ने दिया था। इनकी बुक है सिटीज इन एवोल्यूशन 1915 में जो आती है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि नगरों का प्रसरण बढ़ता है। नगर क्या है? आगे की तरफ फैलाव होता है। उद्योग और भवनों के फैलने के कारण नगरों का फैलाव होता जाता है। तो इस टर्म को उन्होंने कन्वर्वेशन कहा था। तो 5 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से घेट्टो की व्याख्या सर्वाधिक निकट कौन है? घेट्टो की हमें एक तरीके से बताना है कि घेट्टो किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियां। ऑप्शन बी यह नगर का एक परित्यक्त खंड है। ऑप्शन सी यह एक गंदी बस्ती है जिसमें सजाति समूह के लोग निवास करते हैं तथा जो शेष नगर से के जीवन से कटी हुई है। ऑप्शन डी यह गंदी बस्ती में रहने के एक प्रतिमान की ओर संकेत करता है जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। घेट्टो की बात लुईस बिर्थ महोदय करते हैं और कहते हैं कि यह क्या है? यह एक गंदी बस्ती होती है जिसमें एक जैसे लोग होते हैं और जो नगर के जीवन से कटे हुए होते हैं। जो बेस जैसे मुंबई के आसपास जो छोटे छोटे बस्तियां होती हैं, जैसे चाल कहते हैं, तो ये सारी जो गंदी बस्तियां होती हैं जहाँ कामगार वर्ग के लोग होते हैं, जहाँ एक जैसे लोग होते हैं, तो उनका एक विशेष जीवन शैली, जहाँ प्रमुख जो हमारे संसाधन हैं, जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, उनसे भी वो वंचित होते हैं। बहुत कम सुविधाएं उनको उपलब्ध होती हैं और नगर के जीवन से वो कटे हुए होते हैं। तो जिसे उन्होंने लुईस बिर्थ ने घेट्टो कहा है। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक मेगापोलिस ए नगरों के आसपास में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित होता है। एक प्राइमेट नगर है। बी 1 करोड़ की आबादी वाला एक नगर है। ऑप्शन सी 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने से फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीय क्षेत्र है। ऑप्शन डी महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। तो यहाँ हम मेगापोलिस किसे कहेंगे? मेट्रोपोलिस जो शहर होते हैं उनसे मिलकर मेगापोलिस बनता है। तो सीधा सा आंसर हमारा निकल गया यहाँ ऑप्शन सी 2 या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीय कृत क्षेत्र होता है मेगापोलिस। मम्फोर्ड महोदय ने नगरों का वर्गीकरण किया है जिसमें इन्होंने बहुत सारे नगरों की चर्चा की है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8, मम्फोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? मम्फोर्ड ने नगर के विकास की अवस्थाओं की बात की है, उनका सही क्रम यहाँ पूछ रहा है। तो सही काम पहले क्या बोलते हैं? ये इयोपोलिस कहीं कहीं इथोपोलिस होता है। तो ये पहले इथोपोलिस होगा, फिर पॉलिश होगा, फिर मेट्रोपोलिस आता है, इसके बाद आपको मेगापोलिस आता है चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे टेरेनोपोलिस, और 6 नंबर पे नेक्रोपोलिस आता है। तो इस तरह से नगर विकास करते करता हुआ पतन की ओर बढ़ता जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 8 का 2, 1 एंड 3 जिसमें हो वो हमारा आंसर हो गया। तो 8 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को हम नगर के केंद्र में पाते हैं? किस प्रकार के नगर में जब अभिजन, जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो क्या नगरों में पाए जाते थे? किस समय में ऐसा होता था? ऑप्शन ए है औद्योगिक पूर्व, ऑप्शन बी आधुनिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी वाणिज्यिक। तो ये क्या है? औद्योगिक पूर्व जितने भी नगर थे वो क्या है? नगर केंद्र में। तो जितने धनाढ्य लोग होते थे, जितने अभिजन लोग होते थे, वो क्या है? औद्योगिक पूर्व क्षेत्र में समय में वो एक नगर में निवास करते थे। लेकिन आज की डेट में क्या है? जितने अच्छे लोग हैं वो नगर और भीड़ भाड़, गंदगी, पॉल्यूशन से दूर वो क्या है? नगर के किनारे किनारे बस रहे हैं। तो यह 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? ए जी.एस. घुरिये, बी एन.के. बोस, सी राधा कमल मुखर्जी, डी एस.सी. दुबे। तो समाजशास्त्र के भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में राधा कमल मुखर्जी चर्चा करते हैं। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होती हैं, ऑप्शन बी एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होती है, ऑप्शन सी एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलकर एक कर देता है,
ऑप्शन डी, एक क्षेत्र अनेक प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। तो इसका आंसर आप सभी देंगे। आई थिंक इसका आंसर इजीली आप दे लेंगे। आज का जो वीडियो है आई थिंक ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।